हाँ तो स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन स्टडी के इस क्रम में कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान और पाठ 9 बल तथा गति के नियम चैप्टर लगभग एंड हो चुका था। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं और हमें कई बार उनमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में ले लिए गए हैं। तो हम उस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे और ज़रा ध्यान से देखेंगे क्या क्या टॉपिक हमारे पास हैं अभी और इस चैप्टर में शेष चैप्टर का जो टॉपिक है वह ऊर्जा और ऊर्जा का विभिन्न रूप में रूपांतरण या स्वरूप उसका, टक्कर का सिद्धांत और टक्कर का सिद्धांत के संबंध में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम में, और इसी नियम के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ेंगे और सूत्रों का पुनः अभ्यास करेंगे। फिर न्यूमेरिकल के लिए धीरे धीरे हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर आपका इस प्रकार से एंड हो जाएगा। इस बार जो परीक्षा होगी उसमें केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर और बायो का दूसरा चैप्टर इंक्लूड है। आप तैयार कर लेंगे ठीक प्रकार से। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ऊर्जा। तो बच्चों, ऊर्जा क्या होती है ये समझने वाली बात है। ऊर्जा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ठीक, ना ही इसका जो आकलन कर सकते हैं। केवल हम क्या इसको केवल महसूस करते हैं। और इस ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय बल ऊर्जा आदि। ये हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में पहले टॉपिक्स में, और इससे पहले कक्षा 8 में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो हम केवल हल्का से इसे समझाएंगे और अगली बात करते हैं टक्कर के सिद्धांत की। टक्कर का सिद्धांत क्या है? फिर टक्कर के सिद्धांत से पहले हम ऊर्जा के जो रूप मैंने आपको बताए थे, एक टॉपिक थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जी। एक मैंने आपको बताई थी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। तो जैसे आप एग्जाम्पल लगा लीजिए कि हमने एक मेज पर एक बोझ रखा है, ओके, और इस बोझ में अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा है, ये स्थिति ऊर्जा है। यदि इस बोझ को हम मेज से नीचे गिरा दें तो जहाँ ये गिरेगा, गिरने पर इसकी ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, और यहाँ से चलने पर इसमें गति ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, ठीक। यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, गिरने पर इसकी आवाज उत्पन्न तो आएगी। अगर हमारे पास यहाँ पर कांच का टुकड़ा होता तो कांच के टुकड़े की स्थिति ऊर्जा और अपनी स्थिति कारण जो ऊर्जा है, यहाँ पर स्थिति ऊर्जा है इसकी, ज्यों ज्यों नीचे को इसे गिराएंगे तो स्थिति ऊर्जा इसकी जो है खत्म होने लगेगी, गति ऊर्जा बढ़ने लगेगी, पृथ्वी के नज़दीक आकर गति ऊर्जा टकराने पर शून्य हो जाएगी और पुनः अपनी स्थिति ऊर्जा में संपूर्ण रूप में आ जाएगा। अब नीचे गिरने पर इसमें ध्वनि भी उत्पन्न होगी। तो ऐसी जो ये चेंजेबल चीज़ें बताई मैंने आपको, वो ऊर्जा के संबंध में हैं, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। यदि हम एक एग्जाम्पल और समझ लें कि हम रबर का बैंड ले लें और रबर के बैंड को खींचें, ठीक, तो उसमें प्रत्यास्थ एनर्जी उत्पन्न होती है, और यदि हम छोड़ दें तो वह अपने पुनः अवस्था में आ जाता है। मतलब उसके अणुओं के बीच जो कसाव या बल के कारण जो ऊर्जा लगी है वह छूटते ही अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। अब एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस संबंध को बोलते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा न तो उत्पन्न, इसका शॉर्टकट में समझ लेंगे, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सिद्धांत को ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक बात ध्यान रखने की है, जैसे कोई किसी प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है, उसके समतुल्य अर्थात उसके बराबर में विभिन्न स्वरूपों में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। यह कह सकते हैं कि संसार की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है, अर्थात कांस्टेंट होती है। तो हम इसी संबंध में एक संबंध पढ़ने वाले टक्कर का सिद्धांत। तो टक्कर के सिद्धांत में पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए देखेंगे ध्यान से बच्चों। मान लेंगे टक्कर का सिद्धांत आप जैसे टकराना, ठीक, टक्कर के बाद सिद्धांत लगाएंगे। इसलिए तो मान लें हमारे पास
कोई दो वस्तुएं हैं, वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, ठीक, और ये चल रही हैं। इसका वेग हमने प्रारंभिक वेग u1 मान लिया और इस वस्तु का वेग हमने प्रारंभिक u2 मान लिया। इस पहली वस्तु का जो द्रव्यमान है हमारे पास वो ma है या m1 मान लीजिए, ठीक। इस वस्तु का द्रव्यमान हमने m2 मान लिया। ये एक दिशा में चलती जा रही हैं, किंतु शर्त ये है कि पहली का वेग दूसरी के वेग से अधिक है। तो सिंपल सी बात है, ये वस्तु इस वस्तु से टकरा जाएगी और कुछ देर बाद क्या होगा कि ये आपस में कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश करेंगे अर्थात टकराने की कोशिश करेंगी। जहाँ पर टकराएंगी ये, ठीक, उन पर कुछ क्षणिक परिवर्तन होने वाले हैं। जो क्षणिक परिवर्तन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, ये एक दिशा में भी जा सकती हैं, ये टकरा करके अलग अलग दिशा में भी जा सकती हैं। अब मान लिया इस वस्तु का जो हमारे पास ए वस्तु है उसका द्रव्यमान जो m1 था ये ना टूटी, मतलब अपना द्रव्यमान उसका वही रहा, परिवर्तित नहीं हुआ। ये m2 है। टक्कर के पश्चात इनमें अपना अपना दिशा बदल ली और दिशा बदलने के साथ साथ इनका वेग भी हमारे लिए बदल गए। इसका अंतिम वेग v1 हो गया और इसका अंतिम वेग v2 हो गया। तो आप ये देखेंगे कि इनमें वस्तु में टक्कर से पहले की स्थिति और वस्तुओं में टक्कर के बाद की स्थिति यदि देखी जाए तो हम देखेंगे इनके संवेग, जिसे बोलते हैं P बराबर mv, परिवर्तित हो गए। किस प्रकार से, ये प्रारंभिक अवस्था में थे और ये अंतिम अवस्था में आ गए। तो टक्कर के बाद की स्थिति आपकी ये है, टक्कर से पहले की स्थिति ये है आपकी, टक्कर के दौरान ये है और टक्कर के बाद की ये है। तो हम संवेग से और संवेग के सिद्धांत, संरक्षण के सिद्धांत से हम टक्कर के सिद्धांत को ले रहे हैं, जिससे हमारे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम की पुष्टि हो जाएगी। तो देखिए इस टक्कर का सिद्धांत क्या कहता है, शॉर्टकट में पहले समझने की बात है। ये कहता है कि किन्हीं वस्तुओं में ऊर्जा संरक्षित रहती है, उनके लिए यदि पिंड गतिशील हैं तो या विरामावस्था में हैं तो टक्कर से पहले का संवेग, कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग आपस में बराबर होते हैं। इस नियम को ही हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि के लिए हम आज ले रहे हैं एग्जाम्पल आपका टक्कर का सिद्धांत। दो पिंडों के टक्कर से हम इस सिद्धांत की पुष्टि करने वाले हैं, और वो भी किस संबंध में, संवेग के संबंध में। संवेग आपको पता है P बराबर mv होता है, और P बराबर mv के लिए अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए तो टक्कर से पहले जो स्थिति है वो लिख लेंगे, टक्कर से पहले पिंडों का संवेग। तो बच्चों देखेंगे पहला पिंड कौन सा है, A है, तो पिंड A के लिए लेंगे, पिंड A के लिए संवेग हम इसको P1 ले लेंगे। द्रव्यमान गुणा वेग का नियम होता है, इसलिए आप द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान वस्तु का यहाँ पर m1 है पहली वस्तु का, और इसका वेग u1 है, तो प्रारंभिक इसका संवेग m1 P1 बराबर m1 u1 हो जाएगा। ऐसे ही हम पिंड B की बात करते हैं यहाँ पर, तो पिंड B के लिए देखेंगे ध्यान से, जो संवेग हो जाएगा इसी प्रकार से P2 बराबर क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग पढ़ेंगे। द्रव्यमान इसका m2 है, वेग u2 है, तो m2 u2 हो जाएगा। अब टक्कर से पहले कुल कितना संवेग है वो देख लेंगे। टक्कर से पहले पिंडों का
कुल संवेग देखिए P1 प्लस के P2 हो जाएगा। P1 की वैल्यू m1u1 है आपके पास और P2 की वैल्यू m2u2 है। तो ये आपका टक्कर से पहले संवेग हुआ। अब टक्कर के बाद क्या स्थिति है वो देखते हैं। तो देखेंगे टक्कर के बाद पिंडों के संवेग के लिए देखेंगे। पहले पिंड के लिए लेंगे P1। तो देखें द्रव्यमान गुणा वेग होता है फॉर्मूला इसका। द्रव्यमान तो पिंड का वही रहा किंतु वेग u1 से u2 हो गया, सॉरी u1 से v1 हो गया, अंतिम वेग v1 हो गया। तो आपका m1 v1 हुआ। अब टक्कर के बाद जो दूसरा पिंड है पिंड B के लिए लेंगे। पहले ये पिंड A के लिए था, अब पिंड B के लिए ले लेंगे। जब पिंड B के लिए लेंगे तो सेम उसी प्रकार से ले लेंगे। P2 बराबर यहाँ पर P1 P2 थे, यहाँ पर आप डैश लिख सकते हैं क्योंकि स्थिति को बदलने के लिए। द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान आपका m2 है, वेग अब v2 हो गया है तो m2 v2 हो गया। ये आपके अब कुल संवेग कितना हो गया? टक्कर के बाद कुल संवेग, ठीक। तो P1 डैश P2 डैश इक्वल m1 v1 m2 v2, इसलिए व्यंजक बन जाएगा। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि पिंडों का टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या जानते हैं? टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद पिंडों का कुल संवेग। तो देखेंगे टक्कर से पहले कुल संवेग कितना आया? m1u1 m2u2 और टक्कर बाद कितना आया? m1 v1 m2 v2। ये आपका व्यंजक बन जाता है टक्कर के सिद्धांत के लिए और इस फॉर्मूले से आप सोल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे पिंडों के टक्कर की बात मैंने आपको बताई, ऐसी कांच के टूटने की बात है। यदि हमारे किसी समतल तल पर या किसी ऊंचाई पर हमने एक कांच की प्लेट रख रखी है, ये हमारे पास एक कांच की प्लेट है, ठीक है। जब ये यहाँ पर रखी है तो इसकी स्थिति ऊर्जा रहेगी। यहाँ पर स्थिति के कारण स्थिति ऊर्जा होती है, आप जानते हैं। अब यदि ये हमने थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाया और हमने इस ऊंचाई से इसे नीचे गिराना प्रारंभ किया, तो जब नीचे गिरेगी ये, गिरने पर इसमें गति ऊर्जा होगी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा इसको अंदर की ओर अपने केंद्र की ओर खींचेगी पृथ्वी के, ठीक। और जैसे ये पृथ्वी तल पर गिरेगा, उसके गिरने पर ये टूट जाएगी। तो टूटने पर टुकड़े से मैंने दिखा दिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हुआ? आपका स्थितिज ऊर्जा में ये टुकड़े आ गए, रुक गए, मतलब ध्वनि ऊर्जा भी इसमें आई, उसमें ऊर्जा भी आएगी जो आपको महसूस नहीं होगी किंतु उत्पन्न होती है। तो देखिए, किसी पिंड का टूटना या गिरना, ठीक, स्थिति ऊर्जा में हमने एक कांच की प्लेट रख रखी है, अर्थात ऊंचाई पर कोई कांच की प्लेट रखी है। ज्यों ये
मेज से नीचे गिरेगी गतिज ऊर्जा आएगी, पहले स्थितिज ऊर्जा थी इसमें, गतिज ऊर्जा आएगी, जहाँ गिरेगी ये टूटेगी, टूटेगी ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होने से उसके अंदर उसमें ऊर्जा भी रहेगी और पृथ्वी तल पर जाकर के ये शांत हो जाएगी। तो एक प्रकार की ऊर्जा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाती है और ये बात आपको समझनी चाहिए। यही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं नियम। चलिए ये एग्जाम्पल जो हैं आपके विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से लेकर के इन नियम की पुष्टि करते हैं, संवेग संरक्षण की नियम की ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अब मैं कहूँ एक गोली की वाली बात करता हूँ। एक व्यक्ति बंदूक लेकर चलता है और वह अपने लक्ष्य को साधना चाहता है और उसने बंदूक से जो गोली छोड़ी वह गोली लक्ष्य तक जाएगी। तो जब बंदूक की गोली यहाँ चलेगी, यहाँ बंदूक है, ठीक, जब गोली चलेगी तो देखिए यहाँ पर बंदूक के अंदर जो गोली है वह स्थिति ऊर्जा में रहेगी, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा भी है, ठीक। जो ही यहाँ छूटेगी यहाँ पर आपको ध्वनि ऊर्जा भी मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा भी मिलेगी, ठीक, ध्वनि ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा भी, और साथ साथ में गतिज ऊर्जा भी आपको मिलेगी इसमें, क्योंकि गोली गति पकड़ लेगी अर्थात गोली आगे बढ़ेगी। जो ही ये लक्ष्य को भेदेगी, ये आपका लक्ष्य मान लीजिए, और जैसे ही लक्ष्य को भेदेगी, ठीक, तो लक्ष्य के अंदर जाकर के ये पुनः विराम अवस्था में आ सकती है अर्थात स्थिर अवस्था में आ जाएगी और सारी ऊर्जाएं अपनी अपनी ऊर्जा में व्याप्त हो जाएंगी अर्थात परिवर्तित हो जाएंगी। तो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करने के न जाने कितने हमारे जीवन में उदाहरण मिलते हैं, किंतु हम उनको ध्यान से स्टडी नहीं कर पाते हैं, न उनके बारे में समझ पाते हैं। अब आज से आप कई प्रकार के इन एग्जाम्पल को नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम दोलन गति की बात करते हैं। तो दोलन गति में देखेंगे जरा ध्यान से, दोलन गति क्या करते हैं, देखिए भाई, एक पिंड है और हमने एक दृढ़ आधार से एक धागे में बांधकर उस पिंड को लटका दिया, ठीक। अब ये पिंड अपनी स्थिति में जो संरचना बनी वह एक सिंपल पेंडुलम कहलाता है अर्थात ये सरल लोलक या सरल दोलक कहलाता है। जब हम इसको अपनी स्थिति से, इस विराम स्थिति ये मानिए हमने इसकी, जब इसको छोड़ेंगे एक तरफ को झुका करके तो ये वस्तु इधर आ जाएगी और इसकी गति लगभग आपको ऐसे दिखाई देगी। जब हम इसको अपनी मध्यमान स्थिति से हटा करके छोड़ देते हैं तो ये वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पाएगी, ए पर आएगी। ए से जाने के बाद जितनी इधर हटी है लगभग उतनी ही ये वस्तु इधर आ जाएगी, गति करके इधर आ जाएगी और पुनः अपने बार बार इस गति को दोहराती रहेगी। तो वस्तु माने ये स्थिति ए है, ये बी है, ये सी है, बार बार अपनी स्थिति को दोहराती रहेगी। वस्तु जब बार बार अपनी स्थिति को दोहराती रहेगी दाएं बाएं, तो इसमें प्रारंभ में जब ये दोलक रुका हुआ था तो अपनी विराम अवस्था में था अर्थात स्थिर अवस्था में था। स्थिति ऊर्जा यहाँ पर होगी इसकी। जब हमने इसको अपने हाथ से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी और ये गतिज ऊर्जा धीरे 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 पुनः से स्थिति ऊर्जा की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पिंड में मध्यमान स्थिति की ओर इस गति में एक अंदर की ओर बल लगता है जिसे प्रत्यनयन बल कहते हैं। ये बल वस्तु की गति का विरोध करता है और रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए गति के स्थिति ऊर्जा से गति उत्पन्न हुई, गति से पुनः ये स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है अर्थात अपनी मूल अवस्था में लौट कर आता है। इस प्रकार से आपने ये सीखा इस एग्जाम्पल में कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। विराम अवस्था में जो स्थितिज ऊर्जा थी वह थोड़ा सा विस्थापित करके अर्थात गति करके इसमें गतिज ऊर्जा को उत्पन्न किया। फिर बाद में जब स्थिति ऊर्जा ज़्यादा प्रभावी हुई, गति ऊर्जा बिल्कुल नगण्य हो गई, तो पुनः विराम अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से आपके ऊर्जा स्थानांतरण के ये भी एग्जाम्पल आपके जीवन में पढ़ने को मिलते हैं। घड़ी का पेंडुलम देखेंगे आप तो उसमें ये नियम लागू होता है जिसमें सेल की एनर्जी से ये पेंडुलम चलता है
ये तो सेल के एनर्जी के सेल के घड़ी के सेल के अंदर एनर्जी होती है, तब तक ये चलता रहता है। जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाता है और सिंपल पेंडुलम या घड़ी की जो सुई हैं वो रुक जाती हैं। ऐसे ही विभिन्न एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। कुछ एग्जाम्पल्स खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल और मिल जाएगा, गेंद तथा बल्ले का टकराव। जब कोई बॉलर बैट्समैन की ओर बॉल करता है तो बैट्समैन मन चाहे दिशा में उस बॉल को दिशा दे देता है। जब बॉलर बैट्समैन के लिए बॉल करता है तो वह अपने पेशियों की ऊर्जा लगा करके, पेशीय ऊर्जा लगा करके गति देता है बॉल को, अर्थात बॉल में स्थित ऊर्जा से गति ऊर्जा जाती है। और ये जब बॉल बैट्समैन की ओर जाती है तो बैट्समैन के बैट से टकरा करके बैट के द्वारा विभिन्न दिशाओं में, क्षेत्र रक्षण की दिशा में बॉल को धकेल दिया जाता है। इस प्रकार से पेशीय ऊर्जा से स्थित ऊर्जा बढ़ते हुए गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से परिवर्तन होते हुए विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं व्याप्त हो जाती है और अंत में जब फील्डर बॉल को रोक लेता है तो वो पुनः स्थिर अवस्था में आती है, अर्थात स्थित ऊर्जा में लौट आती है। तो हमारे जीवन में न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ ऊर्जा स्थानांतरण होती रहती है। एक आप यदि एग्जाम्पल सोचेंगे तो तीर कमान का सोच लीजिए। जब हमारे पास एक तीर होती है, अर्थात आपने धनुष बाण सीखा होगा और धनुष बाण के लिए आपको कई प्रकार के खेल भी याद होंगे। तो इसमें आपने एक रस्सी बांध ली, ठीक, और जब आप इसमें तीर लगाएंगे एक, तो तीर के लिए आप देखेंगे जब तीर को खींच लेते हैं हम इस तीर को खींचा हुआ दिखा देते हैं, थोड़ा पीछे को ले लेते हैं तो ये आपका तीर खींचा हुआ हो गया। तो इसके अंदर एक ऊर्जा छिप गई, ये स्थिति ऊर्जा इसके अंदर है। जैसे ही हम इस ऊर्जा को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, ये लक्ष्य की ओर जाएगा और लक्ष्य में जाकर ये भेद हो जाएगा, अर्थात टकरा जाएगा। तो इसकी यहाँ से स्थिति ऊर्जा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा और अंत में पुनः स्थिति ऊर्जा में लौट कर आ जाता है। यही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पत्थर के टुकड़े से। जब पत्थर का टुकड़ा आप किसी शीशे की ओर फेंकते हैं या किसी दीवार की ओर फेंकते हैं तो हमारे हाथ में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से पिंड अब जब तक स्थित ऊर्जा में रहता है जब तक हम उसको फेंकते नहीं हैं। जब हम फेंक देते हैं तो गति ऊर्जा जाती है और उस पर एक स्थित गुरुत्वीय बल ऊर्जा भी काम करती है जो नीचे की ओर खींचती है, जिसके कारण उसका पथ परवलयाकार भी हो जाता है। जब वह किसी लक्ष्य से टकराती है या कांच से या दीवार टकराती है तो वहाँ जा करके टकराने की आवाज़ अर्थात ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और संभव यदि ऊर्जा उसके अंदर इतनी है कि वह तोड़ दे तो तोड़ भी देती है, ठीक, जिसे उसमें ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और अंत में स्थित ऊर्जा प्राप्त होती है। न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो आप सोच सकते हैं। मैंने आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। आप उसको स्टडी करेंगे और सोचेंगे कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। एक और एग्जाम्पल सोच लेंगे आप, यदि आप बल्ब की बात करें, अपने घर में लगने वाले बल्ब की, तो उसमें भी आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि हम कर चुके हैं। सूत्रों का पुनर्अभ्यास कर देते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से सूत्र आएंगे देखिए। अब तक हम इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं जरा देखें ध्यान से। हमने इस चैप्टर में बल वाला फॉर्मूला पढ़ा है। बल बराबर होता है F बराबर ma, बल के लिए फॉर्मूला, ठीक। m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है। गति की समीकरण पढ़ी हमने यहाँ पर, तो गति समीकरण क्या होती है, b बराबर u प्लस के at होती है और आपका s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर होता है और b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as होता है। इन समीकरणों का हम प्रयोग करेंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो इन समीकरणों का प्रयोग करेंगे। और आपका एक फॉर्मूला संवेग का होता है और संवेग आप पढ़ चुके हैं और संवेग का फॉर्मूला P बराबर mb होता है। संरक्षण का सिद्धांत, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत में आपने m1 u1 प्लस के m2 u2 बराबर m1 b1 और प्लस m2 b2 पढ़ा है, अर्थात टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है। इस नियम के आधार पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। और संवेग संरक्षण की दर अर्थात डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू जो होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है EXT एक्सटर्नल फोर्स, या आप उसको डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू F भी ले सकते हैं, ठीक है।
अब आवेग आपने पढ़ा है, आवेग पढ़ा आपने आई एफ इंटू डेल्टा टी। आवेग क्या होता है? जब किसी वस्तु पर एक बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो वह घटना आवेग के नाम जानी जाती है। और विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला हैंड टू हैंड समझाते रहेंगे। अब न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है भाई, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक पहले आपको बता करा चुका था, क्योंकि वो उस टॉपिक से जुड़े हुए थे जो पहली वीडियो आई थी। अब ये 5 से अगले प्रश्न चल रहे हैं, वो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं और विभिन्न एग्जाम्पल से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए मैं सब करा रहा हूँ। जो रह जाएंगे वो PDF के माध्यम से आ जाएंगे। देखिए पढ़ेंगे, एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर द्रव्यमान 7 टन है, किसका ये द्रव्यमान? इस ट्रक का। ये द्रव्यमान जो है वो ट्रक के द्रव्यमान के लिए बात चल रही है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना करें। दे भी रखा है इसमें कि 1 टन की वैल्यू या मान इसका 1000 किलोग्राम होता है। आपको बता भी इस बात के बारे में। तो देखिए सोल्व करेंगे इसको हम। जो जो चीज़ें रखी पहले लिख लेते हैं। पहले भाई ट्रक विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में जो प्रारंभिक वेग होता है वह 0 होता है। ठीक है, ट्रक की प्रारंभिक स्थिति का वेग क्या हो जाएगा? U बराबर 0। चलिए अब फिर उसने क्या कहा है? नियत त्वरण से आगे लौटना शुरू कर देता है। 20 सेकंड में समय हो गया आपका, समय लेते हैं T से लेते हैं, 20 सेकंड है। 400 मीटर की दूरी तय करता है। तय जो दूरी है, दूरी को हम S से ले लेते हैं, आपको पता ही है वो 400 मीटर है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। आपको त्वरण A ज्ञात करना है इसका। द्रव्यमान, जो ट्रक का द्रव्यमान है वो कितना है? 7 टन। हम से लेते हैं द्रव्यमान को, और आपने 1 टन की वैल्यू पर रखी है 1000 kg किलोग्राम, तो 7000 किलोग्राम इसकी द्रव्यमान हो गया। अब बात करते हैं कि हमें निकालना है बल। बल F की गणना करनी है, तो कैसे करें? तो एक बार सोचने वाली बात है कि हमारे पास क्या क्या रखा है। हमारे पास U T ऐसे रखा है और A निकालना। तो इसमें सिंपली U V A T S के लिए हमें होता है संबंध सूत्र होते हैं गति के समीकरण। गति समीकरण कौन कौन से हैं देख लें ध्यान से। मैं पहली समीकरण होती B बराबर U प्लस के AT होती है। दूसरी S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर होती है, और तीसरी B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS होती है। भाई क्या करते हैं, कौन सी समीकरण लग सकती है? U भी चाहिए, T भी चाहिए, S भी चाहिए, A भी चाहिए। तो हम देखते हैं जिसमें U भी हो, S भी हो और A भी हो, T भी हो। तो S इसमें नहीं है, इसमें U है, A है, B है और T है, किंतु S नहीं है। तो ये समीकरण हम लगा नहीं सकते। अब इसे देखें ध्यान से, यहाँ S इसमें तो S मैच कर रहा है, A चाहिए ये इसमें है, और T हमारे पास दिया हुआ है, U भी है। तो हमारे पास सबसे अच्छी समीकरण आपकी क्या बैठेगी? आपकी समय के लिए केवल द्वितीय समीकरण बैठ जाएगी। तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से आप फॉर्मूला लगा देंगे S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर, और S आपके पास है 400 मीटर, और U है आपका प्रारंभिक वेग 0 है, T की वैल्यू 20 है, रख देंगे वैल्यू 1/2 तो कांस्टेंट है, फॉर्मूले पहले से है। A की वैल्यू आपके पास निकालनी है, और T आपके पास रखा 20 सेकंड, 20 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 20 गुणा 0 0 हो जाएगा, 1/2 गुणा A इंटू 200 का स्क्वायर 400 होता है, 2 से काट देंगे ये 200 बार कट जाएगा,
400 बराबर 0 प्लस के 200A या 200A बराबर 400 हो जाएगा। A की वैल्यू निकालेंगे तो 400 अपॉन गुणा में है, भाग में आ जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी और आपका क्या जाएगा, ये A बराबर 2 दूनी 4 2। अब एक बात काम की है कि देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ मिली। हमारे पास A मिल गया, M मिल गया और हमें कुछ मालूम जो वैल्यू निकालनी है वो कुछ और दे रखी है। इस A के साथ साथ हमें निकालना है बल। अब बल है तो बल के लिए फॉर्मूला हमें पता है, तो मैंने को पढ़ाया था, ठीक। तो बल का फॉर्मूला आपको पता है, किंतु इसका मात्रा भी लिख देंगे। आपका त्वरण का मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल की बात कर रहे हैं तो जरा बल देख लेंगे। बल होगा F बराबर ma, और m आपके पास तो है जो आपने पहले निकाल रखा है 7000 kg, और a आपने निकाल लिया पहले से, कितना है 2, 7 दूनी 14 और ये हो गया 1000 न्यूटन का फोर्स इस पर लग गया और आपका ये आंसर आया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हुआ। अब अगली बात हम करते हैं, 1 kg के पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल या घर्षण की गणना करें। तो देखिए इसमें देखिए अब जो वैल्यूज में दे रखी हैं वो नोट कर लेंगे। ये पत्थर का जो द्रव्यमान है वो क्या है इसमें देख लेंगे पहले। पत्थर का जो द्रव्यमान है m लिखते हैं, कितना है 1 kg। अच्छा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसे फेंका जाता है। पत्थर का वेग ले लेंगे, वेग को लिखते हैं u से, क्योंकि प्रारंभिक वेग है इसका 20 मीटर पर सेकंड से। फिर जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद दूरी आपकी हो गई s 50 मीटर, और रुक जाता अंतिम वेग जो है इसका वो 0 है। ये प्रारंभिक वेग था, ठीक है। बर्फ भी लगने वाले बल अर्थात घर्षण बल की याद करनी है। बल F बराबर क्या, ओके। तो हमें फिर पुरानी वाली बात कि हर बात U भी है, S भी है, B भी है, तो वो कौन समीकरण लगाएंगे। तो भाई B बराबर U प्लस के AT होती है, जिसमें T इसमें आ रहा है, उसमें है नहीं। एक होती है S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर, इसमें T आ रहा है, इसमें T है नहीं कहीं भी। एक तीसरी होती है B बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS। ये समीकरण हमारे बिल्कुल फिट बैठ रही, क्योंकि यहाँ पर U, V और S ही हमारे पास है और A निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम F बराबर निकाल रहे हैं, F बराबर ma निकाल रहे हैं। तो F के लिए हमें m भी चाहिए, m हमारे पास है, A नहीं है, A से निकल जाएगा। तो पहले हम A निकाल लेंगे। तो सूत्र देखेंगे, लालिंग गति का तृतीय समीकरण लग जाएगा B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS। भाई अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 20 रखा है, A निकालना है, S हमारे पास 50 मीटर है। 200 का वर्ग 400 हो जाता है और 50 दूनी 100A हो जाएगा। ये वैल्यू धर लिया आइए आप, माइनस के 100A हो जाएगा, ये 400 हो गया। गुणा में नहीं चाहिए हमें, अकेला A चाहिए, तो बटे 100 ले लेंगे, ये 0 कट जाएंगे और -4 आपका ये त्वरण आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मतलब मंदन है, ये क्या, ये मंदन है अर्थात अवरोधक त्वरण है, ये गति को रोक रहा है, ऋणात्मक दिशा को दर्शा रहा है ये। अब बल की बात करते हैं, तो बल बराबर होता है आपका F बराबर ma। m आपके पास 1 kg है, A माइनस के 4 आया तो -4
न्यूटन इसका फोर्स हो गया। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसके पश्चात जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने PDF के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें मिलता है, न्यूमेरिकल बहुत वैल्यूबल है इसके। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिकांश वीडियो को वॉच करके ही नोट कीजिए, और जितनी तैयारी करेंगे आप उनके लिए लाभदायक होगा आपके लिए। थैंक यू।